हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ #5 पार्ट नंबर 5 TRDO रेलवे SSC CGL MTS सुपर टेट यूपी टेट सी टेट। क्योंकि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, मैंने इतने नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस किसी भी एग्ज़ाम का मोहताज नहीं है। ये हर एक से कंपटीशन में पूछा ही पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, और कितना भी पढ़ लीजिए विस्तार बहुत है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए टॉप 30 के पार्ट्स लेकर आता रहता हूँ, जिसमें मैंने आपको 1 2 3 4 तक मैंने पार्ट आपको दिए हैं, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग स्टडी विद राठौर से कुछ सीख रहे हो। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये सीखना तो अच्छी बात है, बट ये चैनल आपके टैलेंट को चेक करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि पढ़ तो आप कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, आप किताबों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बट ये यूट्यूब चैनल आपकी शिक्षा को चेक करने के लिए बनाया गया। फ्रेंड्स आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ते हैं और कितना आपको पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। फ्रेंड्स जिसने, मैं आपको थोड़ी और बात बता दूं, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है, तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। पहले आप वो देखिएगा, आपको तभी ये समझ में भी आएंगे। और जिसे PDF चाहिए हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी दे दी है, आप लोग उसे जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट। विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है? विकसित अर्थव्यवस्था, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, पहले अर्थव्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है घर्षण रहित अर्थव्यवस्था, मतलब आपकी बेरोजगारी होती है, और दूसरी आपकी होती है चक्रीय बेरोजगारी। फ्रेंड्स मैं बता दूं 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है। चूंकि आप लोग जानते हो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्लीज़। मतलब मेरा वीडियो मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं। अगर आपको मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझिएगा। घर्षण बेरोजगारी फ्रेंड्स वो बेरोजगारी होती है जिसमें एक व्यक्ति एक बेरोजगार को छोड़ने से, मतलब एक रोजगार को छोड़ने से पहले दूसरी की ओर, नौकरी की ओर भागता है। मतलब एक तो वो करता है, दूसरी की ओर भागता है। और एक बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार में वो होता है जो मतलब एक ऐसी स्थिति के लिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी है और यहाँ पर 2 महीने तक उसे कार्य करना है, जिसे हम संविदा बोलते हैं आज के युग में। संविदा पर मतलब 8 महीने के लिए उसे लगाया जाता है, उसके बाद वो पुनः बेरोजगार हो जाता है। तो चक्रीय बेरोजगारी जो होती है वो खंडित बेरोजगारी में आती है। कैसी आती है? खंडित बेरोजगारी में। तो समस्या का सामना किससे कर रही है? खंडित बेरोजगारी से कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रज प्रहार 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। तो इसका आंसर होगा सी फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। 13 से 28 अक्टूबर 2019 में भारत और अमेरिका के बीच में एक ब्रज प्रहार का अभ्यास किया गया था, जो विशेष बलों को आतंकवाद मतलब पर ऑपरेशन चलाने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना होती है? भैया जहां आपको एकता दिख जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद आती है। क्या आती है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष भारत के। तो क्या होगा? ऑप्शन सी आपका होगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन पर दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये एकता और अखंडता को, भारत की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए हर साल ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आए हूँ। आप लोग 100% ये कहोगे लास्ट में कि हाँ सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बियांका आंद्रेसुक किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सोरेना विलियम्स को हराकर USA 2019 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो सोरेना विलियम्स को हराकर जिसने है बियांका आंद्रेसुक जो है खिलाड़ी, वो कनाडा की हैं। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। और ये 19 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने उसे हराकर मैच जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ की है? कनाडा की हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे पहला मेक इंडियन मेट्रो कोच जो है उसका उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स वो कहाँ? आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। और ये कौन सी कंपनी चलाती है? बेमल। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिनी रतन श्रेणी नंबर 1 में आता है। और इसका मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पे है? कर्नाटका। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अभी एक आंसर देना है, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, आप लोग कहेंगे कि सब क्वेश्चन नंबर 14 में कर्नाटका के जो है मैसूर, सॉरी बता दिया मैंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली रेस एंड्रो रोम
ट्रायथलन को रिकॉर्ड समय में जीत लिया है। तो वो कौन है फ्रेंड्स? मयंक बेद जी। 463 किलोमीटर की साइकिलिंग रेसलिंग जो है वो लंदन से पेरिस के बीच कराई जाती है। ये रिकॉर्डेड तोड़ इन्होंने ये किया। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये भारत के हैं और इन्होंने एशियाई एथलीट में भी नंबर 1 हासिल किया। ये भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया में भी नंबर 1 हो गए हैं अब। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंकों का विलय करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स कितने? 10 बैंक जो है वो एक दूसरे में विलय कर दिए गए। फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक बैंक किया गया है जो कोरोना वायरस के अंतराल में ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मालूम होगा ये चीज़ें, बताइए आप लोगों ने पहले ही बता दिया गया है। जैसे आप लोग जो और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में क्या कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक में कर दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इलाहाबाद बैंक में कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स, सबसे लंबी सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी 1526 में। और किसके किसके बीच में लड़ी गई थी बताइए फटाफट। ये आपकी लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। अच्छा, दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी बताइए फटाफट। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। ये किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में, हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, 1526। अगर डेट आप जानना चाहते हो, सोच रहे हो कि सर को रटा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 21 अप्रैल को लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी 5 नवंबर को लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली का क्षेत्र जो है वो खोल दिया गया था। किसका? दिल्ली का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन किसका था? तो भाई धान्यगार का था, जहां पर सबसे ज़्यादा अनाज रखा जाता था। और इसकी लंबाई चौड़ाई में बता दूं आपको 45 पॉइंट में कुछ है। ठीक है, और ये लंबाई है और लगभग आपकी 22 आपकी चौड़ाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसमें ये भी अक्सर स्नानागार भी बताया जाता है, लेकिन उसकी लंबाई आपकी है 11 और चौड़ाई आपकी है कितनी? 7 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर आपको बताना है कि हमारे भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट अपना आंसर मेंशन कीजिए। आई होप सभी को मालूम होगा। और मैं जानता हूं कि इसमें कई सारे स्टूडेंट बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी की। तो मैं ये बिल्कुल वो एक शिक्षा के स्तर पर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि शायद वो इसके स्तर को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 दीजिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको। नेक्स्ट देखिए, सिखों का अंतिम गुरु कौन थे बताइए? तो वो सिखों के 10वें, कौन से 10वें नंबर के गुरु थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। आपने सुना भी होगा, गुरु गोबिंद सिंह का खालसा, गुरु गोबिंद सिंह की फतेह बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक नारा भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो भैया प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। थोड़ा सा मैं फटाफट स्पीड से बता दूं, जरा सुन लीजिएगा। पहला अधिकार था समानता का अधिकार। किसका था? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा आपका किसका था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा आपका था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म किसी भी प्रकार से वो उसमें कोई मतलब प्रेशर नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था संवैधानिक, छठवां जो आपका था संवैधानिक उपचार आपका दिया गया था। और नेक्स्ट 7वां आपका था फ्रेंड्स, कौन था? संपत्ति का अधिकार। तो ये 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो याद रखिए, प्रारंभ में 7 थे, अब कितने आपके? 6 हैं। याद रखना, वर्तमान में पूछा जाए तो 6 और प्रारंभ में कितने थे? तो 7। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए का, सोवियत संघ का, ब्रिटिश सरकार का, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति सदस्य किसका माना जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा, किसी विधानसभा का, मिक्स में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपका भारत का राष्ट्रपति किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है। ये भंग कर सकता है अगर इसकी ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो इसका आंसर कितना होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, शून्यकाल क्या है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, शून्यकाल मैंने कई भी अपने पार्ट्स में पहले भी पूछा है, तो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। शून्यकाल किसे कहते हैं? संसद में जब बैठक होती है तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में इसे भोजन का समय होता है।
ठीक है, ध्यान सुनना पहले मेरी बात को, एकदम आंसर में ठोकना। भोजन का समय होता है, उस समय भोजन करते हैं। लेकिन अगर कुछ मतलब जैसे वहाँ पे सभापति हैं या फिर कोई और मतलब एमएलएज वगैरह, सांसद वगैरह जो भी बैठे होते हैं, अगर वो आपस में विचार रखना चाहें तो ये क्या करते हैं, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों की अध्यक्षता पूर्व अनुमति के विचार हो, यानी पूर्वानुमति लेनी पड़ती, तभी आप इस समय के बीच में आप चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा आपको भोजन करना होगा। तो ऑप्शन इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। मैंने कई अध्यापक बंधुओं, कई मतलब व्यक्तियों को सुना है कि वो ऑप्शन डी ठोकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका सबसे मोस्ट जो आपका अच्छा है, जो आपका एकदम लीगल तरीके से मतलब एसएससी जिसे वैलिड करता है, वो आंसर इसका ऑप्शन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक कौन सी इकाइयाँ हैं? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर विश्व का पूछा जाता है तो माउंट एवरेस्ट आपका है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। अगर भारत का पूछा जाता है तो कंचनजंगा है, जिसकी 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भारत का कौन सा है? कंचनजंगा, यानी K2, यानी कि गार्डविन आसिटिवन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो फ्रेंड्स बेंगलोर को भारत का बगीचा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी मिल रहा है आपका, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो भैया बैरोमीटर से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। थर्मामीटर आपकी बुखार वगैरह इन्हें मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रामीटर आपका जो होता है वो आपका दूध वगैरह, इनसे ये मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा? हाइग्रोमीटर। याद रखना, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर क्या है? एक कोलाइड है। क्या है? कोलाइड। ऑप्शन सी इसका सही होगा। कोलाइड में आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें आपको सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनेट वाटर। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम क्लब वाटर के नाम से भी बुलाते हैं, क्लब वाटर। यानी कि आपको किसी तरीके से भी पूछ ले तो आप आंसर ठोक सकते हैं, जो एक कोलाइड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या फिर हैजा। तो भैया इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के कारण। आप जानते हो ये कोरोना जो वायरस है, याद रखना ये वायरस के कारण फैलता है, ये किसी जीवाणु या विषाणु द्वारा नहीं फैलता, सॉरी विषाणु द्वारा फैलता है। विषाणु कोई वायरस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी याद रखना जीवाणु जो रोग होता है वो हैजा, इसके कारण हैजा मतलब बीमारी भी लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 60वां है, 5 लास्ट क्वेश्चन रह गए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में भी इसका लिंक शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सके, क्योंकि भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मोदी जी हमारे कह रहे हैं आर्थिक सुधार लाइए, आर्थिक तभी ला सकते हैं जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद अपने आप पर विश्वास करेंगे। आई होप मैं आप पर विश्वास करता हूं और आप खुद पर भी विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकीय कोषीय नीति तैयार करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग या रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय। तो भैया राजकोषीय नीति के बारे में वित्त मंत्रालय बताता है। कौन? ऑप्शन डी। और आपका मौद्रिक नीति जो है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन या अल्पकालीन? तो भैया ये दोनों ही देता है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों प्रकार के वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्ष पुस्तक के रचयिता कौन है? BS मिन्साह या कुनार मिंडल या जैन या झा? बताइए। तो ये कौन होंगे? बगीचा सिंह मिन्हास, इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स, बगीचा सिंह मिन्हास। याद रखिए, प्लानिंग एंड दी पुअर बुक जो है वो बगीचा सिंह मिन्हास ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। तो भैया यही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को केसरी की उपाधि दी गई थी, और किसकी उपाधि दी गई थी? मराठाओं की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी तो आप जानते हैं बंकिम चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी है आपकी, अब्दुल कलाम ने बिन्स फ्रीडम, मैंने आपको बताया था बिन्स जहाँ भी आ जाए तो अब्दुल कलाम को हम याद करते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली क्वेश्चन को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इतना बोलता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा सुन लिया करो भाई, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। आई होप मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो 100% मैं उससे सरल भाषा में आपको समझाऊँगा, कोशिश करूँगा आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ बताइए ज़रूर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो? भैया सरोद जो है वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, ठीक है, सरोद वादक हैं ये। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे फ्रेंड्स, फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं और कितने इस वीडियो को मतलब समझते हैं और देख कर लिखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माता दी, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए।